प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में वार्ता, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा, संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल। ग्रामीण विकास मंत्री ने पलामू में विभागीय कामकाज का लिया जायजा, वित्त मंत्री के साथ वस्त्र उत्पादन इकाई का किया उद्घाटन, कृषि मंत्री ने रांची के फिश मार्केट का किया निरीक्षण। राज्य में बालू के अवैध कारोबार से वन्य जीवों पर भी संकट, सरायकेला खरसावा में करंट लगने से जंगली हाथी की मौत, अवैध बालू भंडारण के पास शव बरामद। और बारिश की बूंदों से थमा चढ़ता पारा, सभी जिलों में 35 डिग्री के नीचे तापमान, फिलहाल जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला, आंधी और वज्रपात का अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच आज सहयोग को लेकर वार्ता हुई। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस वार्ता में संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल दिया। पिछले वर्ष जब भारत से बौद्ध अवशेष वियतनाम गए तो उनके दर्शन 1.5 करोड़ से अधिक यानी पूरे वियतनाम की पॉपुलेशन के 15% लोगों ने किया था। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सॉन और नान टावर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे और इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करेंगे। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले मेरी वियतनाम यात्रा के दौरान वियतनाम आसियान में भारत का पहला कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक भारत बना था, पार्टनर के रूप में बना था। तब से हमारे संबंधों ने तेज और व्यापक प्रगति की है। सिविलाइजेशनल टाइज के साथ साथ हमारे ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म संबंध भी और मजबूत हुए हैं। इस मजबूत नींव पर आगे बढ़ते हुए आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। चुनाव आयोग ने 5 प्रदेशों में चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग के इस कदम के बाद इन प्रदेशों में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। आयोग ने बताया कि परिणाम घोषित होने के बाद अधिसूचना जारी करना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कदम है। इसके साथ ही निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सरकार गठन के अगले चरण शुरू किए जा सकेंगे। मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। अधिसूचना से निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और राज्य में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने संबंधी बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। भाजपा और कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं।
बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में जुटी है, जश्न का माहौल है, तो वहीं टीएमसी में मायूसी छाई है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में आए जनादेश के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। इस पर उनकी चौतरफा निंदा भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए संविधान में प्रावधान है, जो कुछ भी होगा संविधान के दायरे में ही होगा। व्यवस्था है, इसमें हम कुछ बोलना नहीं चाहते। संविधान में प्रावधान है और जो कुछ है संविधान में है। सर्वोच्च स्थान पर संविधान है, तो जो कुछ होगा संविधान के दायरे से ही होगा। क्या कहते हैं कानून के जानकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को उनके पद पर बने रहने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वे विधानसभा में बहुमत बनाए रखती हैं या नहीं। विकास सिंह ने बताया कि पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। जो भी मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो राज्यपाल की मर्जी से शपथ लेता है, और राज्यपाल की जब मर्जी निकल जाती, खत्म हो जाती है, तो शपथ का कोई माने नहीं रहता है। हमने पहले भी देखा है, कई बार ऐसे मुख्यमंत्री का हुआ है जबकि उनकी मेजॉरिटी उनकी खत्म हो जाती है उनके असेंबली में, तो राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो किसी और को जिसके पास मेजॉरिटी उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। एक तरह से इसको अंग्रेजी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में मुख्यमंत्री सिर्फ काम करता है। जिस दिन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर खत्म हो जाए उस दिन राज्यपाल के पास पूरा अधिकार है कि जो बहुमत जिसके पास है असेंबली का, उसको बुला करके उसको शपथ दिलाए। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने विजय की पार्टी तमिला वेट्री कजगम टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। इससे पहले कल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि विजय ने सरकार बनाने के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगा है, जिस पर कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को राज्य की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया है। मौजूदा चुनाव में टीवीके ने पहली ही बार में सियासी मैदान से जो छक्का मारा है, उससे न सिर्फ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैरान हैं, बल्कि बाकी दल भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनके सारे राजनीतिक समीकरण ध्वस्त हो गए। टीवीके को इस चुनाव में 108 सीट पर विजय हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस के पास 5 सरकार बनाने का जादुई नंबर है 118। ऐसे में 5 विधायक की और जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि इसके लिए टीवी के अन्य छोटे दलों से संपर्क में है। इससे पहले कल विजय ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का अनुरोध किया था। टीवीके के समर्थकों में उत्साह है, लेकिन टीवीके के सामने एक बड़ी चुनौती है। इतने बड़े बहुमत के बाद भी सरकार बनाने के लिए सहयोगियों की तलाश जारी है। हालांकि कांग्रेस ने समर्थन की सहमति दे दी है, उसके बावजूद भी टीवीके को 5 विधायकों की जो कमी है उसे पूरे करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ बात कर रहे हैं इस समय। कांग्रेस के इस फैसले से तमिलनाडु में इंडी गठबंधन तार-तार होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी ने राज्य विधानसभा का चुनाव डीएमके के साथ तालमेल में लड़ा था। डीएमके ने कांग्रेस के रुख की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने इसे अवसरवादी रणनीति करार दिया है। कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और कांग्रेस ने हर क्षेत्रीय दल को, हर रीजनल पार्टी को उसके वोट बैंक के लिए लूटा है, यूज किया है और थ्रो किया है। बिहार में आरजेडी को यूज करके थ्रो कर दिया। फिर हमने देखा कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव सेना और एनसीपी शरद पवार जी को यूज करके थ्रो कर दिया। और इसीलिए आज जब डीएमके से काम समाप्त हो गया, सीटें मिल गई, तो वो विजय के साथ जा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया था, एक पैरासाइट की तरह है। उसका जैसे ही काम हो जाता है रीजनल पार्टी से, तो वो उसको यूज एंड थ्रो कर देती है। और अब उन्होंने डीएमके को भी यूज एंड थ्रो कर दिया है।
लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से अश्विनी चौबे ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। हिंदू जन जागृति समिति के एक शिष्टमंडल ने भी लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान समिति के राज्य समन्वयक शंभू गवारे ने राज्यपाल को विभिन्न समसामयिक और जनहित से जुड़े विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराते हुए ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से निजी बस संचालन में ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म द्वारा कथित रूप से अत्यधिक किराया वसूली समेत अन्य विषयों की राज्यपाल को जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत भी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया है। उन्होंने कल पलामू सर्किट हाउस में विभागीय कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना समेत जेएसपीएल की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। ग्रामीण विकास मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 3 महीने में लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। श्रीमती सिंह ने चैनपुर में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा संचालित वस्त्र उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कल रांची में धुर्वा स्थित फिश मार्केट और फिश फीड मिल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर जिले में ऐसे आधुनिक मत्स्य बाजार विकसित हों ताकि मछली उत्पादक किसानों और उपभोक्ताओं को सहूलियत हो। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले की जांच कर रही एसआईटी के कुछ सदस्यों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए और जांच की पारदर्शिता पर चिंता जताई। उन्होंने बोकारो के स्ट्रांग रूम में रखे 12 से 14 किलोग्राम जब्त सोने की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। कि ईडी और सीबीआई से इस पूरे मदर ऑफ ऑल स्कैम जो झारखंड में हुआ है उसकी जांच की जाए। 10,000 करोड़ का ट्रेजरी घोटाले की ईडी सीबीआई जांच हो और जिस तरीके से पूरा पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है एसआईटी में, वैसे लोगों को बनाकर सदस्य जिन पर खुद आरोप है, ऐसे लोगों के पास जांच की दिशा जा रही है जहां सहयोग के लिए जिन पर खुद आरोप है, तो उसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ धांधलियां हुई हैं। तो ये हमारे सरकार से आज बड़े प्रश्न थे। और जो अंतिम में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, मुझे लगता है ये भी राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरेगा कि हम मुख्यमंत्री जी से आश्वस्त होना चाहेंगे कि 12 से 14 किलो का जो सोना जब्त होकर बोकारो के स्ट्रांग रूम में है, सुरक्षित है ना माननीय? यहाँ भी कोई चूहे का प्रकोप तो नहीं दिख रहा। राज्य भर में जनगणना के तहत स्वगणना की प्रक्रिया जारी है। रांची नगर निगम में महापौर रोशनी खलको की अध्यक्षता में कल स्वगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि नगर निगम के सभी वार्ड पार्षदों ने स्वयं अपनी स्वगणना पूरी कर शहरवासियों के सामने एक मिसाल पेश की। महापौर ने इस अभियान की सफलता के लिए जनता से विशेष सहयोग की अपील की है। गुमला से वर्ष 2018 से लापता एक 6 वर्षीय बच्ची के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में अहम सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मामले की सुस्त जांच पर गहरी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि 7 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद बच्ची को खोजा नहीं जा सका, जो तंत्र की नाकामी को दर्शाता है। अदालत ने कहा कि 2 सप्ताह के भीतर जांच में कोई ठोस प्रगति नहीं दिखी तो सीबीआई को मामले को सौंपने पर विचार किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। विश्व की कई रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। मूडीज रेटिंग्स की ताजा रिपोर्ट में भारत को दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे मजबूत और लचीले देशों में शामिल बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में किए गए आर्थिक सुधारों जैसे टैक्स सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है बल्कि निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है। मूडीज का कहना है कि भारत के पास मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच भी मौजूद है, जिसमें पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, स्थिर बैंकिंग प्रणाली और संतुलित वित्तीय ढांचा शामिल है। रिपोर्ट में आरबीआई की संतुलित नीतियों ने महंगाई को काबू में रखने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, साथ ही बढ़ता राजकोषीय घाटा अभी भी चुनौती बने हुए हैं।
कुल मिलाकर रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी मजबूती से टिके रहने की स्थिति में है। लातेहार में सुरक्षा बलों और पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक और सफलता मिली है। ऑपरेशन ड्रैगन के तहत कुरुखेता जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने जेजेएमपी उग्रवादी संगठन के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-47, 2 SLR राइफल, मैगजीन और भारी मात्रा में कारतूस समेत कई आपत्तिजनक सामग्रियां जब्त की गई है। इलाके की घेराबंदी की गई और पुलिस को देख करके वहां पर जो जेजेएमपी के उग्रवादी उपस्थित थे वो भागे और इस क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो है महादेव सिंह और मनोज लोहरा। मनोज लोहरा पलामू जिले के बांकी थाना के मथली गांव का रहने वाला है और महादेव सिंह सिमरिया टांड लातेहार थाना का रहने वाला है। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई और इनके पास से जेजेएमपी के जो वेपन्स रिकवर हुए हैं उनमें एक AK-47 और मैगजीन के साथ और 88 राउंड गोली के साथ और 2 SLR राइफल कुल 230 राउंड गोलियों के साथ, इसके साथ वॉकी टॉकी, पाउच, मैगजीन इत्यादि अन्य सामान भी इसमें जब्त किए गए हैं। राज्य में बालू के अवैध कारोबार से वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ताज़ा मामला सरायकेला खरसावा का है, जहां करंट से एक जंगली हाथी की मौत हो गई है। हाथी का शव उस स्थान के पास मिला है जहां अवैध रूप से बड़े पैमाने पर बालू का अवैध भंडारण किया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि हाथियों को भगाने के उद्देश्य से इस इलाके में अवैध रूप से बिजली के तार बिछाए गए, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। वन विभाग और पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद में परिवहन विभाग ने जांच के दौरान दून पब्लिक स्कूल के 14 वाहनों के कागजात गलत पाए, जिन पर 1.60 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं ज्योति पब्लिक स्कूल के 4 वाहनों पर 9,350 रुपए का जुर्माना किया गया। धनबाद में झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। हेमलाल मुर्मू की अध्यक्षता में प्रगति, विलंब और समस्याओं पर चर्चा कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। रांची में वाहन जांच अभियान के तहत 93 स्कूल वैन बसें जांची गयी। नियम उल्लंघन पर 32 वाहनों से 2.04 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया, जबकि 78 को नोटिस जारी हुआ। प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन अपनाने की अपील की। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री के निर्देश पर जनता दरबार आयोजित हुआ। सैकड़ों आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन हुआ और पात्र लोगों को प्रमाण पत्र और सहायता राशि दी गई। सड़क हादसे में मृतकों के आश्रितों को मुआवजा भी वितरित किया गया। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने बेड़ो प्रखंड का औचक निरीक्षण कर पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। अस्पतालों में 24/7 इमरजेंसी स्टाफ उपस्थिति और गाँव में जल स्रोत सुधार के सख्त निर्देश दिए गए। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह से 4 रेल कर्मियों और आश्रितों ने मुलाकात कर समस्याएं रखी। जीवनी विभागों को त्वरित कार्रवाई और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। कोडरमा के जयनगर में परसाबाद स्टेशन और बाजार में कोटपा अधिनियम के तहत छापेमारी हुई। 16 दुकानों की जांच में 3 पर 1400 रुपए जुर्माना लगा। तंबाकू बिक्री नियमों का उल्लंघन पाया गया और अवैध बिक्री पर सख्त चेतावनी देते हुए जागरूकता अभियान चलाया गया। कोडरमा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने परसाबाद, कटिया और स्टेशन क्षेत्र में छापेमारी कर कई अनियमितताएं पकड़ी। बिना लाइसेंस दुकानों पर कार्रवाई की गई। रंगीन मिठाई को नष्ट किया गया। खाद्य सामग्री जब्त हुए और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। दुकानदारों को FSSAI नियम पालन के निर्देश दिए गए। राज्य में मई के महीने में बारिश का सिलसिला लंबा खींचता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में 12 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश की बूंदों की वजह से फिलहाल चढ़ते पारे पर ब्रेक लगा हुआ है
और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। सभी जिलों में फिलहाल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम चल रही है। राज्य में 12 मई तक कई इलाकों में आंधी के साथ वज्रपात और बारिश की संभावना है। इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। भारतीय पारंपरिक राष्ट्रीय खेल मलखंभ न केवल शारीरिक दमखम का खेल है, बल्कि हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा भी है। अब इस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इसी सपने को हकीकत में बदलने के लिए झारखंड के मलखंभ खिलाड़ी इन दिनों मैदान पर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मलखंभ एक प्राचीन और पारंपरिक भारतीय खेल है जिसका इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। 1936 की बर्लिन ओलंपिक में पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला यह खेल अब एक वैश्विक आकर्षण बन चुका है। 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल होने के बाद अब इसका अगला लक्ष्य 2028 का लॉस एंजल्स ओलंपिक है। सब लोग जमीन में योगा करता है, उसे हम लोग रोप एंड पोल में करते हैं हैंगिंग, और मतलब इसको करने के लिए शरीर में बहुत तंदुरुस्ती चाहिए और ये 90 सेकंड में सारा परफॉर्मेंस खेलो इंडिया गोवा गए हैं, नेशनल गेम्स के लिए खेलो इंडिया गए हैं एमपी, और अभी हमारी टीम लगातार मेहनत के कारण आज मेडल लगा छत्तीसगढ़ में, और हम लोग का भी ड्रीम है कि हम लोग इंटरनेशनल तक ले जाएं मलखंभ को, हम लोग इंटरनेशनल में मेडल लाएं। झारखंड के खिलाड़ियों की काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया जनजातीय गेम्स में राज्य की टीम ने दोहरा खिताब जीता। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में तीसरा स्थान प्राप्त कर झारखंड ने यह साबित कर दिया कि मलखंभ की प्रतिभा यहाँ की मिट्टी में रची बसी है। खेलो इंडिया स्कूल गेम में मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और यहाँ तक कि मेरा तो अभी फर्स्ट मेडल ही लगा है, जो अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ में ही हुआ था। मैं क्लास 6 से खेल रही हूँ। 2022 में आई थी खेलने के लिए और मैं अभी तक बहुत से खेलो इंडिया, नेशनल और SG5 ये सब खेली हूँ और बहुत अच्छा रुचि भी रहा है। MP इधर सब तरफ गए और वहाँ पर भी हम लोग का गेम अच्छा ही हुआ, पूरा क्वालिफाई करते हुए आए हैं सब गेम तरफ से। और अभी हाल में गए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में हम लोग का 3rd पोजीशन आया। झारखंड मलखंभ एसोसिएशन के महासचिव अजय कुमार झा का मानना है कि राज्य में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं। उनके अनुसार अगर सरकार का सहयोग मिले तो झारखंड मलखंभ का पावर हाउस बन सकता है। लगातार परफॉर्मेंस हम लोग का दिन बढ़ते जा रहा है। हम चाहेंगे कि अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर सरकार जागे और इस खेल को कम से कम अपनाने की कोशिश करे तो निश्चित रूप से झारखंड जो है नंबर 1 स्थान में रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2013 में इसे राज्य खेल का दर्जा दिया है। झारखंड में भी इस स्वदेशी खेल का भविष्य उज्जवल है। अब खिलाड़ियों को इंतजार है कि सरकारी खेल विभाग की उदारता का, ताकि वे अपने पसीने को स्वर्ण पदक में बदलकर झारखंड का मान बढ़ा सकें। रांची से अवधेश की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 6 मई साल 1944 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस से रिहा किया गया। आगा खां पैलेस पुणे के यरवदा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बापू को कई बार गिरफ्तार कर पुणे की यरवदा जेल और आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। यरवदा जेल में ही बापू ने फोल्डिंग चरखा बनाया था। वहीं आगा खां पैलेस में फरवरी 1944 को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने अंतिम सांस ली थी। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बापू को उनके समर्थकों के साथ इसी महल में रखा गया था। इस पैलेस में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके सचिव महादेव भाई देसाई भी गांधी जी के साथ रहे। 6 मई साल 1972 को आबिद खान का जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में हुआ। वे लांस नायक के पद पर नियुक्त एक पराक्रमी भारतीय सेना के जवान थे। करगिल युद्ध के दौरान आबिद ने टाइगर हिल की जंग में अदम्य साहस का परिचय दिया और घायल होने के बावजूद पाक सैनिकों से जमकर लोहा लिया। आबिद ने टाइगर हिल की चोटी पर युद्ध के दौरान एक पैर में गोली लगने के बावजूद दुश्मन सैनिकों से 2-2 हाथ किए।
इसी दौरान दुश्मनों की एक गोली उनके सीने में लगी और वे वहीं पर शहीद हो गए। मांदर की थाप और नगाड़े की गूंज महज आवाज नहीं बल्कि झारखंड की संस्कृति की आत्मा है। हर त्योहार और खुशी के मौके पर बजने वाले ये पारंपरिक वाद्य यंत्र अब सिमडेगा जिले की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का नया मंत्र बन गया है। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड का रायकेरा बरटोली गांव इन दिनों मांदर की थाप से नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास की गूंज से चर्चा में है। यहाँ लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह की 13 महिलाओं ने जिला प्रशासन से मिले एक बड़े वर्क ऑर्डर को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इन महिलाओं ने महज 2 महीनों के भीतर 222 मांदर और नगाड़े तैयार कर अपनी कार्य क्षमता का लोहा मनवाया है। लिखा रहे हैं वही में तो पैसा खर्चा हो रहा है और अपना घर में भी खाने पीने का खर्च वही सब से मेंटेन हो जाता है मांदर और नगेड़ा से, और भी कुछ उसे काम होता है सर। घर में 1000 किस्म का काम रहता है, खर्च हो जाता है उसी पैसा से। हम लोग उसी पैसा से खर्चा करके हम लोग अपना जीवन। इस पूरी मुहिम को धरातल पर उतारने के लिए JSLPS ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समूह को 7 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिससे ओडिशा और गुमला से कच्चा माल मंगाया गया। करीब 14,43,000 रुपए के इस विशाल वर्क ऑर्डर ने इन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को नई दिशा दी है। हर एक वाद्य यंत्र में इन महिलाओं की मेहनत और लगन साफ झलकती है। लेकिन पीछे से मांग हलक उसके बाद में हमारे समूह से द्वारा से ईमानदार ढोलक जब बना ली। पहले हम बनात रही तो मार्केट में बेचत रही, बाजार में बेचत रही। कोई पर्व त्योहार ऐसा मेला यात्रा सब ले बनाए के लेगत रही और बेचत रही। और एखन फिलहाल हमके जिला में जब DC से ऑर्डर आलक तो हमें जिला से है हमारे समूह द्वारा से है चीज़ के गठन करके हमें वहाँ सप्लाई कर ली। महिलाओं के हाथों तैयार ये वाद्य यंत्र अब राज्य के विभिन्न आदिवासी एवं कला केंद्रों और घुमकुड़िया भवनों की शोभा बढ़ाएंगे। जो हुनर कभी घर की 4 दीवारी तक सीमित था, वो अब स्वरोजगार का एक मजबूत जरिया बन चुका है। परंपरा की थाप पर सवार ये महिलाएं अब आत्मनिर्भर झारखंड की एक नई और सशक्त तस्वीर पेश कर रही हैं। तरफ से हमके खुश आई जे कि हमें सरकार के धन्यवाद कहे चाहिला। हमके और आगे मिली ऑर्डर हल हमें आगे से बनाइल मांदर नगरा। पुश्तैनी हुनर और सरकारी सहयोग के मिलन ने रायकेरा बरटोली की इन महिलाओं को आजीविका दीदी के रूप में नई पहचान दी है। इनका ये प्रयास झारखंड की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे रहा है। DD न्यूज ब्यूरो से सूरज की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच नई दिल्ली में वार्ता, सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा, संबंधों की प्रगाढ़ता पर बल। ग्रामीण विकास मंत्री ने पलामू में विभागीय कामकाज का लिया जायजा, वित्त मंत्री के साथ वस्त्र उत्पादन इकाई का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री ने राज्य के फिश मार्केट का किया निरीक्षण। राज्य में बालू के अवैध कारोबार से वन जीवों पर भी संकट, सरायकेला खरसावा में करंट लगने से जंगली हाथी की मौत, अवैध बालू भंडारण के पास शव बरामद। और बारिश की बूंदों से थमा चढ़ता पारा, सभी जिलों में 35 डिग्री के नीचे तापमान। फिलहाल जारी रह सकता है बारिश का सिलसिला, आंधी और वज्रपात का अलर्ट।